What's up everyone? Welcome to the revision of SA 500 ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे ऑडिट एविडेंस क्या होता है तो मैंने कहा बेसिक सी बात बताना, इंफॉर्मेशन। जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके ऑडिटर कंक्लूजन निकालता है, जिस कंक्लूजन पे ओपिनियन निकालता है, वही आपका ऑडिट एविडेंस है। यानी इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर जिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और उस कंक्लूजन पे आप ओपिनियन निकालते हो। ऑडिट एविडेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। वो एंट्रीज कहां जाती है? लेजर्स में जाती है। और ये जो एंट्रीज में आप अमाउंट्स डालते हो, क्या इसके पीछे कोई कैलकुलेशन होती है? हाँ, इनके पीछे जो कैलकुलेशन होती है वो वर्कशीट्स में रहती है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज, लेजर्स, वर्कशीट्स। अब इन सब चीजों को चेक करने के लिए एज अ ऑडिटर मैं क्या देखता हूं? इनवॉइस देखता हूं, ठीक है सर। अब अगर कोई सेल्स इनवॉइस है, इससे पहले क्या हुआ होगा? सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो इनवॉइसेस और कॉन्ट्रैक्ट ये सब हम देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये अदर इंफॉर्मेशन क्या है? सर अदर इंफॉर्मेशन का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिकेट करती है, जो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करती है। मतलब सपोज अगर मैंने ये सेल्स करी, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या इससे पहले कोई डिसीजन लिया होगा? हाँ सर। ये डिसीजन कहां लिया होगा? किसी मीटिंग में लिया होगा। तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखते हो? हाँ सर। मिनट्स के साथ साथ हम और क्या क्या चीजें देखते हैं? सर हम एज अ ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स भी देखते हैं, प्रोसेसेस भी देखते हैं। तो क्या वो प्रोसेसेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है? मैंने कहा नहीं, वो आते अदर इंफॉर्मेशन में। तो हमने इनको क्या था? एमएमडब्ल्यू की तरह। सर एमएमडब्ल्यू क्या है? मिनट्स कर लिया, मैनुअल्स विच कंटेन द इंटरनल कंट्रोल्स, प्लस जो आप रिटर्न कंफर्मेशंस ले रहे हो फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, वो भी आपका ऑडिट एविडेंस बन जाता है, अदर इंफॉर्मेशन में आ जाता है। तो ये बेसिक सी चीजें हमने सीखी थी। अब सर हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो? हमारा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हो। सफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। ये बेसिक दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सर क्या? एक फैक्टर क्वांटिटी को बढ़ाता है, एक फैक्टर क्वांटिटी को कम करता है। कम ऑन, एक फैक्टर क्वांटिटी को बढ़ाएगा, एक फैक्टर क्वांटिटी को कम करेगा। सर कौन कौन सा फैक्टर बढ़ाता है, कौन सा कम करता है? जल्दी से बताओ। अगर रोमम ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी, बट अगर क्वालिटी ज्यादा होगी तो क्वांटिटी कम लगेगी। तो रोमम और क्वालिटी पे कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिपेंड करती है। अगर रोमम ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी ज्यादा तो क्वांटिटी कम। अब मुझे बताओ तीन फैक्टर जिसमें आईसीआई इंटरेस्टेड है। सर ये तीन फैक्टर तो वही बताएगा जो कहीं ना कहीं शॉपिंग करने गया अपनी मिसेस के साथ, क्योंकि जब भी आप मिसेस के साथ शॉपिंग करने जाओगे तो वो ज्यादा शॉपिंग करेगी। यानी उनकी क्वांटिटी ऑफ शॉपिंग किसकी ज्यादा होती है? सर मिसेस की ज्यादा होती है। जल्दी से बताओ मिसेस वाले तीन फैक्टर। पहला तो मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का इसमें क्या मतलब है? जो आइटम आप टेस्ट कर रहे हो कितना मटीरियल है, कितना सिग्निफिकेंट है। अगर वो आइटम सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ द एबीसीडी, आइटम का मतलब होता है अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर। सिग्निफिकेंस ऑफ द एबीसीडी टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा मटेरियल है तो ज्यादा एविडेंस, कम सिग्निफिकेंट है तो कम एविडेंस। आर का मतलब क्या था? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। उसका हमको ऑलरेडी पता है। इसमें आपने सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखनी है कि मतलब व्हाट आर द चांसेस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले क्या चांसेस थे? फिर इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन, फिर कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन, फिर बता देना अगर रोमम ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा, रोमम कम तो क्वांटिटी कम। एंड एस का मतलब था साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन का क्या मतलब है? आप बताओ आपकी पॉपुलेशन लार्जर है, हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन है। अगर ये लार्जर हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है तो क्वांटिटी ज्यादा, बट अगर ये स्मॉलर प्यारी सी होमोजीनस पॉपुलेशन है तो कम क्वांटिटी में भी काम चल जाएगा। ओ अब सर एक बात बताओ, हमको कैसी पॉपुलेशन चाहिए होती थी सैंपलिंग में? रिलायबल पॉपुलेशन। आपको कहीं ना कहीं रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए, तो आपने समझा था कि एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं चीजें रेलिवेंट होनी चाहिए, रेलिवेंट टू द assertion being tested, and this was the next topic of today. That means हमको एप्रोप्रिएटनेस अगर एविडेंस की देखनी है, यानी हम क्या देख रहे हैं? सर आप क्वालिटी देख रहे हो, एंड क्वालिटी रेलिवेंस के साथ साथ रिलायबिलिटी पे आती है, एंड दोनों के हमने फिर फैक्टर समझे। रेलिवेंस का क्या मतलब है? कोई एविडेंस रेलिवेंट है, आपको कैसे पता चलेगा? सर उस असर्शन के लिए वो रेलिवेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस असर्शन के लिए वो ऑडिट प्रोसीजर और एविडेंस रेलिवेंट होने चाहिए। यानी देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन, कोई रट्टा नहीं है, लॉजिकल है। इट इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड एंड द असर्शन बीइंग टेस्टेड। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इसके हमने क्या क्या एग्जांपल देखे थे, एक बार फटाफट बताओ। ओवर स्टेटमेंट वाला देखा था, कम ऑन। हाँ सर। अगर मुझे ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है किसी की एग्जिस्टेंस ऑफ, लेट्स से एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिटर्स या वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स, तो मैं क्या करूंगा? जो एंटिटी के रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं उन्हीं को चेक करूंगा कि कहीं ये गलत ज्यादा तो नहीं दिखा रखे। हाँ सर। बट अगर मुझे अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है तो क्या मैं रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स देखूंगा? नहीं सर, रिकॉर्डेड के अलावा ही तो देखने कोई और क्रेडिटर नहीं है। तो मैंने कहा इसमें हमने क्या क्या बातें की थी? क्रेडिटर मतलब मैंने उससे सामान खरीदा है तो मतलब पेमेंट होगी, तो आप सब्सिक्वेंट पेमेंट देख लो। मैंने जब उससे सामान खरीदा तो मेरे पास क्या आई होगी?
इनवॉइस आया होगा तो अनपेड इनवॉइसेस देख लो। प्लस इसके अलावा एक रिसीविंग रिपोर्ट वाला पॉइंट क्या था, अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट, यानी मेरी रिसीविंग उसकी डिस्पैचिंग से मैच नहीं कर रही। प्लस इसके अलावा हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, कई बच्चों ने मुझे बताया था सप्लायर स्टेटमेंट, यानी आप अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे स्टेटमेंट मंगा सकते हो कि क्या वो एंटिटी के रिकॉर्ड से मैच हो रहे हैं या नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर हमने डिस्कस किया था क्या, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रिलायबल एविडेंस कौन है, जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूं। दिस डिपेंड्स ऑन नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस। सर ये नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस का क्या मतलब है? सोर्स कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल। नेचर कैन बी, इट कैन बी डॉक्यूमेंट्री, इट कैन बी ओरल एविडेंस। एंड सर्कमस्टेंसेस का क्या मतलब है, अगर कोई इंटरनल एविडेंस है तो इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है। तो ये बेसिक सी बात है, आपने ध्यान रखनी थी। अब जल्दी से इसके 4-5 पॉइंट बताओ मुझे फटाफट। पहला पॉइंट क्या था सर, जो ऑडिट एविडेंस आप एक्सटर्नली ऑब्टेन करते हो, इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी, दैट इज मोर रिलायबल देन इंटरनली जनरेटेड। क्या इंटरनल वाला रिलायबल नहीं है? इंटरनल वाला रिलायबल है अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, यानी इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन। अब एक बात बताओ, थर्ड पॉइंट क्या था सर? थर्ड पॉइंट था आपको किसी भी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली याद रखना है। थर्ड पॉइंट था जो ऑडिट एविडेंस आप डायरेक्टली ऑब्टेन करते हो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, वो ज्यादा रिलायबल है देन द वन विच इज ऑब्टेन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? चीजों को एनालाइज करके या मांग के। सर मांग के मतलब इनडायरेक्टली और बाय इन्फ्रेंस अगर आप ले रहे हो, मांग के मतलब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से लेके, तो दैट इज लेस रिलायबल। अब लास्ट में बताओ तुमको एविडेंस कैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट्री या ओरल? डॉक्यूमेंट्री। और डॉक्यूमेंट्री में भी कौन सा ज्यादा रिलायबल है? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज एंड फेसिमाइल्स, या फिर आप बोल दो डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हमने स्टार्ट करे थे सर ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के नोट्स पे आ जाओ फटाफट। इंस्पेक्शन में हमने क्या सीखा सर? इंस्पेक्शन में दो चीजें आती हैं। क्या? एक तो आपके रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन, दूसरा जो हमारे फिजिकल एसेट्स हैं उनकी एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एसेट्स। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। जब मैं रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता हूं, बस इन्होंने ना ऊपर वाले पॉइंट का थोड़ा तड़का लगा दिया कि आपको जो एविडेंस मिलेगा उन सबकी जो रिलायबिलिटी है वो अलग अलग होगी, यानी देयर विल बी अ वेरिएशन इन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। क्या इसके बाद कोई नया पॉइंट था? मैंने कहा नहीं, इसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल किसके? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स के। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एग्जाम्पल बताओ। आप रीड करके भी इसको वापस रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एग्जाम्पल था? अगर आपको ऑथराइजेशन चेक करनी है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। हाँ सर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाला पॉइंट क्या था? बड़ा ही अजीब सा पॉइंट था, बट याद रहेगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी चेक करनी है तो सेल्स का इनवॉइस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, यानी आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जामिन कर सकते हो। इसी के साथ अगर मैं बोलूं फिजिकल इंस्पेक्शन के दो एग्जांपल बताओ, पीपी और इन्वेंट्री। पीपी का एग्जांपल क्या था? मैंने कहा पीपी का एग्जांपल बड़ा सिंपल था, आप पीपी की जाके फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो मुझे कौन सी असर्शन चेक होगी उससे? सर अगर मैं पीपी की फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूं तो मुझे उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। ओके गुड। अगर मैं इन्वेंट्री की फिजिकल इंस्पेक्शन करूं, कह रहा कर लो, बट साथ साथ आप इसकी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। तो इंस्पेक्शन के साथ साथ आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको कौन सा वाला बताया था सर? इसके बाद आपने बताया था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं है, यू आर जस्ट लुकिंग एट द प्रोसेस, बस देखने देखने से ऑडिट प्रोसीजर हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसमें बेस्ट पार्ट क्या था, जो ध्यान में रखने वाली चीज थी? इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, यानी ओरल रिस्पॉन्स अगर आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो तो वो काउंट नहीं होगा। जो रिटर्न रिस्पॉन्स होगा दैट विल बिकम योर ऑडिट एविडेंस। क्लियर है सर? रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस में क्या फर्क था? रीकैलकुलेशन अमाउंट्स की होती है, रीपरफॉर्मेंस कंट्रोल्स का होता है। कम ऑन, रीकैलकुलेशन अमाउंट्स की होती है, यानी आप मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हो। रीपरफॉर्मेंस में बस आप वही परफॉर्म कर रहे हो जो एंटिटी ऑलरेडी अपने कंट्रोल्स के पार्ट में प्रोसेस कर चुका है। एग्जाम्पल देके बताओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो एंटिटी का बीआरएस है वो आपने वापस बनाया और देखा कि इनके बीआरएस वाले कंट्रोल्स ठीक है या नहीं। फिर हमने पढ़ा एनालिटिकल प्रोसीजर, नहीं पढ़ा सर। एनालिटिकल प्रोसीजर हम एनालिटिकल के साथ ही कवर करेंगे। एंड लास्ट में हमने कवर किया इंक्वायरी। इंक्वायरी तो सर एकदम शानदार टॉपिक है। पानी के दो दो घूंट लगाओ सारे बच्चे, पानी के दो दो घूंट लगाओ। इंक्वायरी में क्या था? हम इंक्वायरी में सीखते हैं। सीखते हैं मतलब सीकिंग इंफॉर्मेशन। ये कौन है? नॉलेजेबल पर्सन, यानी सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। फिर अपने को यही करना है सर। ये क्या था? दिस पर्सन कैन बी विद इन द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फाइनेंशियल
नॉन फाइनेंशियल, एंड इसके बाद क्या था, मैंने कहा दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, प्लस द इंक्वायरी कैन बी रिटन और ओरल। जो ओरल इंक्वायरी है उसका लास्ट में जाके क्या लेते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन। यस और नो, यस सर। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, इंक्वायरी फ्री की है, फ्री की है मतलब ढेर सारी ले लो, यानी इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट। तो मैंने कहा स्टेज 1 तो हो गई, अब आ जाओ स्टेज नंबर 2 पे। क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन पूछनी है या उसको इवेल्युएट भी करना है जो मिली है? सर इवेल्युएट भी करना है, यानी जो आपको रिस्पॉन्सेज मिले हैं उनको इवेल्युएट करके चलो। 3 बातें क्या पता चलेगी, कुछ नया, कुछ सपोर्टिंग एंड कुछ मसालेदार, यानी डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। तो मैंने कहा जो नया मिलता है इसका मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले नहीं थी, दैट वाज नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड। दूसरा क्या है सर, द इंफॉर्मेशन विच इज सपोर्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, कोरबो लोरबो जीतबोरे, कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, इंफॉर्मेशन विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो मैंने कहा जब भी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टिंग इंफॉर्मेशन मिले या आपको डाउट ओवर द रिलायबिलिटी, तो क्या करते हैं, मॉडिफाई द प्रोसीजर और परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर। अब आ जाओ थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज में आपकी हेल्प कौन करेगा? मैंने कहा मैनेजमेंट का इंटेंट चेक करना है। क्या इंटेंट चेक करना आसान काम है? मैंने कहा नहीं। इंटेंट चेक करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है इट मे बी लिमिटेड। तो मुझे बताओ आपका कौन सी चीज हेल्प करेगी? सर आपने एक पैरा बताया था, आपने एक पैरा बताया था, जैसे एक सीए स्टूडेंट है उसका इंटेंट कैसे चेक करोगे? सीए स्टूडेंट कहता है मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैंने कहा पहले पढ़ चुका है क्या? पास्ट हिस्ट्री। पैरा का क्या मतलब था? पास्ट हिस्ट्री। आर का मतलब है इसकी मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, प्लस द एबिलिटी, तेरी बस की है क्या? पास्ट हिस्ट्री, रीजन एंड एबिलिटी, इन तीनों से आपको थोड़ी कोरोबोरेटिव इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। एंड लास्ट में क्या था, वही मैंने जो पहले बताया था, रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर ओरल इंक्वायरीज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पॉइंट्स पे। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? वही बंदा जो AS10 में आपकी पीपीई को वैल्यू कर रहा है, वही बंदा जो AS10 में आपकी पीपीई को वैल्यू कर रहा है, और उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट मैनेजमेंट ने यूज करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। यानी ही इज अ पर्सन हैविंग एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ही इज द पर्सन हैविंग एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सारे बच्चे जल्दी से थम्स अप दो मुझे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में थम्स अप दो। इसकी एक्सपर्टीज अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। कम ऑन जल्दी से। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, गलत बोल रहे हो। मैंने कहा वेरी गुड, यही सुनना था तुमसे। ही इज हैविंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एंड इसका काम मैनेजमेंट ने यूज किया है। तो जब मैनेजमेंट ने यूज किया, तुम भी एज अ ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हो, बट एविडेंस की तरह यूज करने से पहले क्या देखोगे? बंदे को देखोगे। मैंने कहा बंदे को देखोगे मतलब एंटिटी में जितने भी लोग हैं वो सब क्या होते हैं? बड़े बड़े लोग, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं। इसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? सीसीओ मतलब कॉम्पिटेंट, केपेबल, प्लस मैनेजमेंट के साथ मिला ना हो, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर मैं इसके काम की अंडरस्टैंडिंग लूंगा और देखूंगा इसका काम मेरे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सारे के सारे बच्चे बताओ मैटर्स क्या थे? मैंने कहा पहला पॉइंट ही मैटर वाला है। मैटर का मतलब है कौन से मैटर्स है जो अफेक्ट करते हैं ऊपर वाले प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगी। तो मैंने कहा सबसे पहला मैटर है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द मैटर। धूम मचा दी। अब जैसी लगा गलती होने के चांसेस ज्यादा है, हम तो डर गए। हमने कहा कुछ और ऑल्टरनेट दिखाओ, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। उन्होंने कहा ऑल्टरनेट नहीं है, तो हम एग्रीमेंट लेके आए। जैसी एग्रीमेंट लेके आए, पहली चीज क्या दिखेगी? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क। मैं एग्रीमेंट देने जा रहा था, क्या हुआ? उई मां मेरे सीनियर ने क्या बोला? जरा ये चेक करो, एक चीज और चेक करो एग्रीमेंट देने से पहले, क्या ये बंदा एम्प्लॉयड है या पार्टली इंगेज्ड? सर इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये बंदा एम्प्लॉयड है या एज अ एक्सटर्नल कंसल्टेंट इन्होंने रख रखा है? मैंने कहा फर्क पड़ता है। अगर एम्प्लॉय होगा तो मैनेजमेंट इस पे ज्यादा अपनी चला सकता है, अगर एक्सटर्नल पार्टी होगी तो मैनेजमेंट नहीं चला पाएगा। यानी एम्प्लॉय और एक्सटर्नल पर्सन से फर्क पड़ता है द एक्सटेंट टू विच द मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल। मैनेजमेंट किस हद तक इस पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, और कंट्रोल वाला फिर एक और पॉइंट हो गया। डन सर। फिर मैंने आपको बताया था आईपी के केस में दो चीजें क्या टेस्ट करोगे। आईपी के केस में देखिए आईपी सही है कि नहीं, यानी इट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। एंड दूसरी चीज इसमें मस्ती थी। सर मस्ती क्या थी? मैंने कहा मजेदार चीज थी, इट शुड बी प्रिसाइज एंड इलेबोरेट। क्या प्रिसाइज एंड इलेबोरेट बोल दो या डिटेल बोल दो, इट शुड बी प्रिसाइज एंड डिटेल। मैंने कहा क्या फालतू बात है ना। लास्ट पॉइंट इज इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर द एविडेंस। जब भी एविडेंस पे शक हो, जब भी आपको लगे कुछ गलत है,
you need to modify or perform additional audit procedure. And last में सर क्या, if you can dream it, you can do it. तो अगर आप सपना देखते हो सीए बनने का तो बन तो सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से आपके एक्शंस भी रहेंगे. थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर टुडेज सेशन. 15 मिनट हमको लगे पूरा का पूरा कवर करने में, एंड द क्रेडिट गोज टू यू. जो आपकी पार्टिसिपेशन थी, जो आपकी एनर्जी थी आज क्लास में, हेड्स ऑफ टू ऑल. लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. एंजॉय.